वॉल्यूम बढ़ा दिया है। स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पाई डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन में स्वागत है। हम भौतिक विज्ञान फिजिक्स की कड़ी में आज की क्लास के अंदर न्यूटन की गति के नियम पढ़ रहे हैं। इससे पहले की क्लासेस में हमने न्यूटन्स गति के नियम में, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के अंदर हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें एफबीडी बनाना आपको सिखाया था। एफबीडी में हमने अलग अलग क्वेश्चन भी लिए थे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे, तो उसी को हम आज कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं उसी को लेके। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो घर्षण रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ही पार्ट है, लेकिन मैं इसको अलग से आपको करवा रहा हूँ। इसको पूरा सेपरेट ही रखा है मैंने। तो घर्षण क्या है, फ्रिक्शन क्या है, व्हाट इज़ फ्रिक्शन। तो टुडे वी शैल स्टार्ट फ्रिक्शन। आज हम शुरू करते हैं घर्षण। टॉपिक है अपना फ्रिक्शन, घर्षण। घर्षण क्या है, फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन का तात्पर्य क्या है, घर्षण से हम क्या समझते हैं। देखिए, जब अपन किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के जब हम किसी वस्तु को, ओम प्रकाश इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। टू रूट कैसे आया कल वाले में, लास्ट में। हाँ, तो वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर थे, दोनों लंबवत थे। लंबवत होने के कारण उसका परिणाम ही निकाल गया, तो अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हुआ, तो इस वजह से रूट टू टी हुआ। ठीक है, रूट टू टी इस वजह से आया, क्योंकि अगर दोनों सीधे होते तो टू टी हो जाता कल की क्लास में जो हमने लास्ट में पढ़ा, लेकिन दोनों आपस में लंबवत थे, परपेंडिकुलर थे, इस वजह से रूट टू टी आया। ये इसका कंसेप्ट था। ओके, चलो, ओके, गुड, ठीक है ओम प्रकाश। तो फ्रिक्शन क्या है, घर्षण क्या है, घर्षण का क्या तात्पर्य है। जब हम किसी पिंड को किसी सतह पर गति कराते हैं, ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ पे आपने किसी पिंड को एक निश्चित बल से गति कराई, एक निश्चित वेग प्रदान किया, तो गति करते समय संपर्क तलों के मध्य एक विपरीत दिशा में बल कार्य करेगा। इस बल को घर्षण बल कहेंगे। संपर्क तलों के मध्य एक विपरीत दिशा में कार्य करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। अर्थात जब एक पिंड किसी खुरदरे पृष्ठ पर गति करता है, खुरदरे पृष्ठ पर गति करता है, तो संपर्क तलों के मध्य गति के विरुद्ध एक बल कार्य करता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। इंग्लिश में देखिए, when an object is moving on a surface, when it is moving on a surface, then at contact surfaces opposing force act, that opposing force is known as force of friction। जब कोई पृष्ठ पर कोई पिंड गति करता है तो संपर्क तलों के मध्य एक विपरीत दिशा में बल कार्य करता है, उसी को घर्षण बल कहते हैं। अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण बल कैसा होता है। यह घर्षण बल सदैव अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। अभिलंब प्रतिक्रिया जो होती है उसके समानुपाती होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे?
जैसे ये पिंड रखा हुआ है, ठीक है, इसका द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान m है, तो इसका भार किधर काम करेगा, तो इसका भार नीचे की तरफ काम करेगा mg, ऊपर की तरफ इसकी प्रतिक्रिया होगी r। तो इसमें घर्षण बल जो होगा, जो घर्षण बल इसमें कार्य करेगा वो इधर, मान लो इसके ऊपर हमने बल इधर लगाया, तो घर्षण बल इधर काम करेगा Ff। ये जो Ff होगा वो समानुपाती होगा प्रतिक्रिया बल R के, और R का मान सीधा सीधा R इज इक्वल टू mg है, R इज इक्वल टू mg है। तो इस अवस्था में Ff प्रोपोर्शनल होगा mg, और यहाँ हटाएंगे तो इसका मान Ff इज इक्वल टू म्यू R आएगा, Ff इज इक्वल टू म्यू mg आएगा। ये बेसिक फॉर्मूला है घर्षण बल का, Ff इज इक्वल टू म्यू R। म्यू घर्षण गुणांक कहलाता है, म्यू को हम घर्षण गुणांक कहते हैं। म्यू को घर्षण गुणांक कहते हैं। अब हमारे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए देखो क्या लिखा मैंने अभी, सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट मैंने इंग्लिश में बता दिया है, सेकंड पॉइंट के बारे में हम जरा बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है कि यह घर्षण बल सदैव अविलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन थी, अविलंब प्रतिक्रिया थी, उसके समानुपाती। देखिए आप, ये R के समानुपाती, Ff समान, इसका सीधा रिलेशन जो है इसका Ff का, वो डायरेक्ट रिलेशन जो भी आ रहा है वो R के साथ आ रहा है। Ff इसके ऊपर डिपेंड होती है, ये इसके समानुपाती होती है। घर्षण बल समानुपाती होगा अविलंब प्रतिक्रिया के, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। Ff प्रोपोर्शनल R, Ff प्रोपोर्शनल mg। तो अब Ff इज इक्वल टू म्यू R, Ff इज इक्वल टू म्यू mg। म्यू को हम घर्षण गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो force of friction will be directly proportional to normal reaction, so mu is called coefficient of friction, Ff is equal to mu R। ये है घर्षण बल के बारे में, ये कंसेप्ट है घर्षण बल के बारे में। तो ये इस तरह से हमने घर्षण का आपको बताया। अब घर्षण बल कार्य जो करता है वो बल के आधार पर कार्य करता है, आप कितना बल लगा रहे हो उसके ऊपर भी निर्भर करता है। इसमें एक आता है सीमांत घर्षण बल। देखिए, सीमांत घर्षण वो होता है जब अपन किसी वस्तु पर घर्षण बल लगाते हैं तो बल के कारण वह वस्तु धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यानी गति प्रारंभ कर देती है। तो गति प्रारंभ करने से ठीक पहले जो अधिकतम घर्षण होता है उसी को हम सीमांत घर्षण बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं इंग्लिश में। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आफ्टर विच बॉडी स्टार्ट मूविंग, बॉडी जिसके बाद मूव करना चालू कर दे, गति करना चालू कर दे, उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन या सीमांत घर्षण कहते हैं। मैक्सिमम स्टैटिक भी बोलते हैं, अधिकतम स्टैटिक भी कहा जाता है। तो ये क्या है सीमांत घर्षण, वो देखिए। सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो सीमांत घर्षण क्या है, वह अधिकतम घर्षण बल जिसके पश्चात वस्तु गति करना प्रारंभ कर दे। वह अधिकतम घर्षण बल जिसके पश्चात वस्तु गति करना प्रारंभ कर दे, FMS बोलते हैं इसको, मैक्सिमम स्टैटिक। FMS इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। म्यू एस स्थैतिक घर्षण होता है, तो ये म्यू एस इंटू आर, ये मैक्सिमम होता है। तो उससे पहले क्या होगा, अधिकतम घर्षण से पहले क्या होगा, तो आप घर्षण बल जब पहले निकालोगे तो आरोपित बल के बराबर होगा। तो खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीमांत घर्षण से पहले जब तक वस्तु स्थिर है, आरोपित
बल ही घर्षण बल होगा। जब तक वस्तु स्थिर है, जो आप लगा रहे हो वही घर्षण बल होगा। अब यहां गजब का कंसेप्ट है, बहुत प्यारे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। आरोपित बल ही घर्षण बल होगा। इंग्लिश मीडियम के लिए देखिए, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आफ्टर विच बॉडी स्टार्ट मूविंग। इट इज मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आफ्टर विच बॉडी स्टार्ट मूविंग। सीमांत घर्षण से पहले जब तक वस्तु स्थिर है, सीमांत घर्षण से पहले जब तक वस्तु स्थिर है, सुनना सभी लोग, हिंदी इंग्लिश सब जने, जब तक स्थिर है जब तक आरोपित बल ही घर्षण बल होगा। बिफोर लिमिटिंग फ्रिक्शन, until body is stationary, until body is at rest, the force of friction will be applied force। जो आपने अप्लाई किया है फोर्स, वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। कैसे होगा वो आप समझिए, क्वेश्चन से समझते हैं। प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, आपने इसके ऊपर 40 न्यूटन बल लगाया, ठीक है, और वस्तु का भार जो है वो है 5 किलोग्राम और म्यू है 0.3, ठीक है, सपोज करो ये है। अब आपको इसके ऊपर घर्षण बल ज्ञात करना है। आपने अलग अलग बल लगाए, पहले बल थोड़े चेंज कर देते। पहले आपने 4 न्यूटन लगाया, पहले आपने 4 न्यूटन लगाया, फिर उसके बाद आपने 8 न्यूटन लगाया, फिर 10 न्यूटन लगाया, फिर आपने 14 न्यूटन लगाया, फिर आपने 15 न्यूटन लगाया, फिर आपने 16 न्यूटन लगाया, फिर 20 न्यूटन लगाया, फिर आपने 50 न्यूटन लगाया, फिर आपने 100 न्यूटन लगाया। ये जितने भी अलग अलग आपने बल लगाए हैं, इन सब के लिए घर्षण बल क्या होगा ये पूछा गया है प्रश्न में। ये वस्तु है 5 किलो की, म्यू 0.3 है, 4 न्यूटन का बल लगाया, 8 लगाया, ये एफ अपन वेरिएबल लगा रहे हैं, ऐसा लगाएंगे तो घर्षण बल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। आप समझना अच्छे से, बहुत गजब का प्रश्न है ये। तो कैसे किया जाए, तो इसमें सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन, अधिकतम घर्षण निकाला जाए। तो क्वेश्चन में आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछा है, तो पहले एफ एम एस निकाला जाए। तो एफ एम एस इज इक्वल टू होगा म्यू एस इंटू आर। म्यू एस इंटू आर, म्यू एस अपने को दे रखा है 0.3 इंटू आर होता है mg। तो 0.3 इंटू एम आपके पास 5 है, जी आपके पास 10 है, 15 न्यूटन इसका आंसर आया एफ एम एस का। अब मैंने आपको अभी अभी एक कंसेप्ट बताया। कंसेप्ट मैंने क्या बताया, मैंने कहा है कि सीमांत घर्षण के पहले जब तक वस्तु स्थिर है, आरोपित बल ही घर्षण बल होगा। यानी ये 15 न्यूटन इधर बल लग रहा है इस साइड में, ये घर्षण बल हमेशा नहीं होगा। ये घर्षण बल क्या होगा, कब होगा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए कुलदीप, पिछली क्लास कब आएगी? पिछली क्लास ये आप हनुमान जी से या लक्ष्मण जी से फ़ोन करके पूछें, वो ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। अपलोड वही करते हैं, बेटर है कि आप उनसे फ़ोन करके पूछ लें। ठीक है भाई, ओके कुलदीप, चलो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपना। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एफ एम एस हमने निकाला है 15। अब हम लगा रहे हैं 4 न्यूटन। अब कंसेप्ट देखना, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। आप लगा रहे हो 4 न्यूटन, घर्षण बल है 15 न्यूटन, तो वस्तु तो किसी हालत में नहीं चलेगी, चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप 4 लगा रहे हो, घर्षण है 15, तो सवाल ही नहीं, असंभव, कम लग रहा है बल। तो जो आप बल लगा रहे हो वही घर्षण बल होगा। यानी 4 न्यूटन के लिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, अब देखिएगा आप ध्यान से, यहीं से खेल चालू होता है। 4 न्यूटन आप बल लगा रहे हो, आरोपित बल है, एफ अप्लाइड है, तो इसके लिए घर्षण बल एफ एफ 4 ही होगा। कई बच्चों को रहता है कि सर क्या बात करते हो, घर्षण बल तो हमने 15 निकाला, तो 4 कैसे हो गया, वो तो 15 होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो 4 ही होगा। जो लगा रहे हैं वही होगा। क्यों? वस्तु स्थिर है, जब तक स्थिर है, वही पॉइंट था। Until body is stationary, the force of friction will be applied force। जब तक रुकी हुई है, आप जो लगा रहे हो वही घर्षण बल होगा। अब देखो 8 में 15 है, 15 के बैलेंस तो हुआ नहीं। ये देखिए आप 15 है, तो बैलेंस कहाँ हो रहा है, तो 8 है, तो एफ एफ भी 8 ही होगा। 10 है तो भी 10 होगा। 14 लगाया
तो भी 14 न्यूटन ही होगा। जो आप लगा रहे हो वही घर्षण बल होगा। 15 लगाने पर 15, 16 लगा दिया तो फिर 15 ही होगा, फिर 15 ही होगा। 20 लगा दिया तो भी 15 ही होगा। 50 लगा दिया तो भी 15 ही होगा। 100 लगा दिया तो भी 15 ही होगा। यही इस क्वेश्चन की खासियत है। यानी जब तक वस्तु स्थिर है, क्योंकि 15 से पहले पहले वस्तु स्थिर रहेगी, 15 खुद घर्षण है तो यहां तक वस्तु स्थिर रहेगी। तो जब तक स्थिर है तो इसका घर्षण बल भी वही आया जो आपने लगाया। लेकिन जैसे ही वस्तु चलने लगेगी, 15 के बाद 16 लगते ही चलने लग जाएगी। जैसे ही चलने लगेगी तो फिर ये फिक्स हो गया 15, फिर उसका उत्तर 15 15 15 15 ही होगा। उससे पहले जो आप लगा रहे हो वो होगा, ये दोबारा समझा दिया ओम प्रकाश, ठीक है। जब तक वस्तु स्थिर है, क्योंकि 15 न्यूटन से कम बल लगाओगे, घर्षण बल खुद 15 है, 15 से कम लगाओगे तो वस्तु चलेगी नहीं। तो कम 15 से कम जब तक लगेगा, जो आप लगा रहे हो वही घर्षण बल होगा, उसी को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मानेंगे। समझ आ गया ओम प्रकाश? ओके, सबको समझ आ गया? ओके, तो आप जब तक ये लगा रहे हो, जब तक वस्तु स्थिर है, तो आप जो लगा रहे हो वही घर्षण बल माना जाएगा। शिवराज 10 कैसे आया? ये देख, तूने 10 लगाया और चलाने के लिए 15 चाहिए। तूने 10 लगाया, चलाने के लिए 15 चाहिए, तो 15 तो हो नहीं सकता क्योंकि वस्तु स्थिर रहेगी। 15 के बाद वस्तु चलेगी, तो जो आप लगा रहे हो वही उत्तर हो जाएगा। यानी 10 लगाया 10 उत्तर हो गया, 14 लगाया 14 हो गया, 15 लगाया 15, 16 लगाया तो वापस 15 ही हुआ, 20 लगाया तो 15 ही हुआ। जब वस्तु गति करने लग जाएगी तो घर्षण बल ही ये बल होगा। इस वजह से ये आंसर आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, स्पेशली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। बुक्स में नहीं मिलती ये चीज़ें, किताबों में नहीं मिलेगी ये चीज़ें, ध्यान रखना। ये तो हम बताते हैं, कंसेप्ट है ये पूरा, तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। घर्षण बल का मेन कंसेप्ट यही है। ओके, अब आगे चलते हैं, घर्षण बल के प्रकार पढ़ते हैं। घर्षण बल कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। कितने टाइप का होता है? देखिए, घर्षण बल बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक होता है जब तक वस्तु स्थिर है, दूसरा होता है जब वस्तु गतिमान हो, तीसरा होता है जब वस्तु घूर्णन करने लगे, रोटेट करने लगे, रोल करने लगे। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। एक स्थैतिक, एक गतिक, एक लोटनी। स्थैतिक, स्टैटिक, गतिक, काइनेटिक, लोटनी, रोलिंग। देखो, स्थैतिक में वस्तु पड़ी है, अपनी जगह पड़ी है। गतिक में वस्तु गति कर रही है v वेग से। लोटनी में ऐसे ओमेगा कोणीय वेग से और v वेग से ऐसे गति कर रही है। तो ये इसके कंसेप्ट है, v वेग से और ओमेगा कोणीय वेग से ये गति कर रही है। तो इस प्रकार से 3 तरह के होते हैं। तो ये कब है? जब वस्तु स्थिर है, बॉडी एट रेस्ट। जब वस्तु स्थिर। गतिक, जब वस्तु गतिमान। लोटनी, जब वस्तु घूर्णन करे। रोलिंग, जब वस्तु स्थिर, स्टेशनरी, बॉडी मूविंग और बॉडी इज रोलिंग। लोटनी गति करेगी, लोटनी गति करेगी। ये इसके कंसेप्ट, 3 कंसेप्ट है बेसिकली। इसमें अलग अलग आते हैं। देखो, म्यू एस स्टैटिक में, स्थैतिक में देखिएगा, स्थैतिक में यहां एफ एस आएगा, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। एफ के आएगा म्यू के इंटू आर, और एफ रोलिंग आ जाएगा म्यू रोलिंग इंटू आर। ठीक है, म्यू आर है फॉर्मूला, तो सब आपको पता ही है।
फॉर्मूला म्यू आर है, फॉर्मूला म्यू आर है, तो एफ एस म्यू एस इंटू आर, एफ के म्यू के इंटू आर, एफ रोलिंग म्यू आर इंटू आर, ये 3 इसके कंसेप्ट हैं। तो देखिए आप ध्यान से, एफ स्टैटिक इज ग्रेटर देन एफ काइनेटिक इज ग्रेटर देन एफ रोलिंग, म्यू स्टैटिक इज ग्रेटर देन म्यू काइनेटिक इज ग्रेटर देन म्यू रोलिंग। ये इसके कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पे ये काम करेगा। ये है घर्षण के प्रकार, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो इस कंसेप्ट पे आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कौन होता है स्थैतिक, उससे कम गतिक और सबसे कम लोटनी। सबसे ज़्यादा स्थैतिक, फिर गतिक, फिर लोटनी, फिर रोलिंग। तो ये इस 3 कंसेप्ट पे ये काम करेगा। 3 टाइप का मैंने आपको बताया। पूछते हैं कौन सा ज़्यादा होगा, कौन सा कम होगा, तो सबसे ज़्यादा स्थैतिक, फिर उससे कम गतिक, फिर सबसे कम रोलिंग। रोलिंग मतलब लोटनी, लोटनी वाला सबसे कम होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है कि घर्षण बल जो लगता है उसमें घर्षण बल का ग्राफ कैसा होता है आरोपित बल के साथ साथ। तो मैंने अभी आपको सिखा रखा है पूरा, आप खुद बिना देखे बना सकते हो। जब मैंने सिखा दिया कि आरोपित बल जो जो बढ़ेगा वैसे घर्षण बल बढ़ता रहेगा समानुपाती रूप से, तो इसका ग्राफ कैसे चेंज होगा, तो इसके बारे में हम जरा बात करते हैं। घर्षण बल तथा आरोपित बल में ग्राफ वक्र, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स, ग्राफ बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स, इन दोनों में ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये देखिए, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये अप्लाइड फोर्स है, आरोपित बल है। तो जब तक स्थिर है जब तक यूं चलेगा, फिर एकदम से सीमांत होकर फिर नियत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो ये स्थैतिक, दिस इज स्टैटिक, स्थैतिक, ये सीमांत लिमिटिंग, और ये गतिक, ये काइनेटिक। तो बाद में एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। ग्राफ पूछा हुआ, ध्यान रखना, ऑप्शन में आता है 4 ग्राफ बने हुए, 4 ऑप्शन में ग्राफ बने बनाए आते हैं, सीधे आपको उत्तर देना होता है। तो इस तरह से आप इसके आंसर बता सकते हो। तो ये इसका ग्राफ है। सीमांत घर्षण के कुछ नियम हैं। सीमांत घर्षण जब लगता है तो उसके कुछ नियम बनते हैं। क्या नियम है आप समझिए। सीमांत घर्षण के नियम, देखिए पहला, सबसे पहले सीमांत घर्षण जो होता है वो अधिकतम स्थैतिक घर्षण होता है, मैक्सिमम स्टैटिक, अधिकतम स्थैतिक घर्षण होता है। सीमांत घर्षण अधिकतम स्थैतिक घर्षण होता है। दूसरा खास बात, सीमांत से पहले, सीमांत से पहले वस्तु स्थिर रहती है। दूसरा नियम देखो, सीमांत से पहले वस्तु स्थिर, देख लो सीमांत से पहले पहले ग्राफ सरल रेखा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। जब तक स्ट्रेट लाइन है आप जो बल लगा रहे हो वही घर्षण बल है, समानुपाती है। तो जब तक वस्तु स्थिर है, जब तक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन जब तक, और सीमांत अधिकतम, तो सीमांत अधिकतम घर्षण बल। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ध्यान रखना, दीज आर लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है। सीमांत अधिकतम है, द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मैक्सिमम स्टैटिक, बिफोर लिमिटिंग बॉडी एट रेस्ट। तो जब तक स्ट्रेट लाइन आएगा जब तक बॉडी स्टेशनरी पड़ी है, आप जो लगा रहे हो वही घर्षण बल है। अभी हमने किया था बिल्कुल उस हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और उसके बाद तीसरा, सीमांत
घर्षण के बाद वस्तु गति करती है। सीमांत के बाद देखो, ये यहाँ गतिक हो गया, स्टेशनरी हो गया, फिक्स हो गया, गतिक होते ही स्टेशनरी हो गया। ग्राफ वापस बताया मैंने आपको, ये जब तक स्थिर, सीमांत से पहले सरल रेखा, वस्तु स्थिर है, बाद में गतिक होने के बाद ये इस प्रकार का ग्राफ आ गया, क्योंकि घर्षण बल नियत हो गया। पहले घर्षण बल लगातार बढ़ता जा रहा था समानुपाती रूप से, सीमांत में अधिकतम हो गया, बाद में ये नियत हो गया। तो सीमांत घर्षण के बाद वस्तु गति करती है। ये इसी ग्राफ के हिसाब से तो ये नियम है, ये लॉज हैं, अकॉर्डिंग टू ग्राफ है, अकॉर्डिंग टू कर्व है। फिर उसके बाद सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, सीमांत घर्षण बल संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। जो सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में, उसके एरिया से कोई लेना देना नहीं है, उस एरिया पे ये डिपेंड नहीं करता, उससे कोई मतलब नहीं है। सीमांत घर्षण बल संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। फिर सीमांत घर्षण बल संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। संपर्क तल है, उसकी नेचर क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। संपर्क तलों की प्रकृति पर यह निर्भर करता है, प्रकृति कैसी है। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, सर्फेसेस कॉन्टैक्ट की नेचर पे डिपेंड करेगा। तो खास बातें देखो ना आप इसकी। पहली बात, अधिकतम स्टैटिक है, मैक्सिमम स्टैटिक है, बिल्कुल है साहब, सीमांत मैक्सिमम स्टैटिक है। ये देखो कहाँ पड़ा है, टॉप पे पड़ा है ग्राफ के, तो है, लॉज के हिसाब से है। दूसरा, फिर क्या है, सीमांत से पहले वस्तु स्थिर है, बिल्कुल पहले स्थिर है, स्थैतिक घर्षण है, स्थैतिक घर्षण वस्तु चलेगी नहीं, तो सरल रेखा ग्राफ इसलिए आ रहा है क्योंकि वो समानुपाती रूप से बढ़ता रहता है। फिर सीमांत घर्षण के बाद वस्तु गति करती, बिल्कुल साहब गति करती है। सीमांत घर्षण के बाद वस्तु का घर्षण बल कम हो जाता है और आरोपित बल ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से गति करने लगती है। फिर सीमांत घर्षण बल संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ये याद रखना। एरिया कितना ही बड़ा हो छोटा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, एरिया के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा, क्षेत्रफल पर ये निर्भर नहीं करेगा। फिर संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है, नेचर पे ये डिपेंड करेगा, प्रकृति पर ये जरूर डिपेंड करेगा कि खुरदरा है, चिकना है, कैसा है, उसके ऊपर ये अवश्य ही निर्भर करेगा। सीमांत घर्षण वहाँ अवश्य ही निर्भर करेगा। ये कंसेप्ट इसके हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। घर्षण एक आवश्यक दोष है, इसके बिना दैनिक कार्य संभव नहीं है, परंतु इसके कारण ऊर्जा की हानि व टूट फूट होती है। इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। एविल, एविल क्या होता है? एविल मतलब बुरा, एविल का मतलब होता है बुरा। तो घर्षण एक आवश्यक दोष है। भाई घर्षण एक ऐसा छोरा है माँ बाप का जो बिगड़ा हुआ है, इकलौता है। अब इकलौता है और बिगड़ा हुआ है तो माँ बाप उसको घर से तो निकाल नहीं सकते। दो होते तो चलो एक को तो किक ठोक दिया, जाए यहाँ से, एक रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिगड़ा हुआ भी है और इकलौता भी है तो उसको निकाल नहीं सकते। तो वो आवश्यक है, क्यों इकलौता है, अब जरूरी है, करें क्या। तो आवश्यक है। और दोष है, दोष इसलिए है क्योंकि बिगड़ी हुआ है, तो बिगड़ा हुआ है तो दोष है। तो घर्षण एक आवश्यक दोष है। घर्षण के बिना आप कुछ काम नहीं कर सकते, आप चल नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, आप बैठ नहीं सकते, आप खाना नहीं खा सकते, आप
किताब को हाथ में नहीं ले सकते, पेन को बोर्ड पे चला नहीं सकते, कुछ भी नहीं किया जा सकता। बिना घर्षण कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो आवश्यक है। दोष इसलिए हुआ कि घर्षण के कारण ऊष्मा हानि होती है, ऊर्जा हानि होती है। गाड़ियां घर्षण के कारण ही तो गर्म होती है, गाड़ियां घर्षण के कारण ही तो आवाज़ करती है, गाड़ियों के टायर घर्षण के कारण ही तो घिसते हैं, टूट फूट होती है। ये सब क्या है? घर्षण के कारण है। घर्षण जरूरी भी है, घर्षण नहीं होगा तो गाड़ी खिसकेगी नहीं, वहीं एक जगह ही घूमती रहेगी। और दोष इसलिए है क्योंकि इसके कारण ऊर्जा में लगातार हानि होगी। तो फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी, इट इज मस्ट। And evil means it is not good. So friction is a necessary evil. Without friction, we cannot do the daily work. But due to friction, there will be loss of energy. So friction is essential. Without friction, we cannot do daily works. But due to friction, there is wear and tear takes place. So this is the necessary thing. ये friction के बारे में है। इसलिए हम कहते हैं घर्षण एक आवश्यक दोष है। Friction is a necessary evil. तो ये है घर्षण। इसके बारे में, आवश्यक दोष के बारे में हमने आपको बताया। अब हम घर्षण बल को कम कैसे करें? हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने के उपाय। घर्षण को कम करने के उपाय। हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण कम कैसे किया जाए? देखो विद्यार्थियों, घर्षण जरूरी तो है, लेकिन ज्यादा होने पे दिक्कत होती है, कम होने पे बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। जैसे बर्फ पे चलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वहां घर्षण बहुत कम है। आप अगर हिमाचल वगैरह जाते हो कहीं पे, डलहौजी वगैरह, कुल्लू मनाली वगैरह, जहां बर्फ पड़ती है, तो वहां गाड़ियां जो चलती है उनमें गाड़ियों के टायर पे चेन लगी होती है। कोई अगर गया है तो आप लोगों को पता होगा, वहां चेन लगा दी जाए ताकि घर्षण को बढ़ा दिया जाए। गाड़ियों के व्हील के बीच में एक रॉड लगा के रखते हैं ताकि वो बैलेंस हो सके। तो कम घर्षण भी दिक्कत होती है, वहाँ बड़ी परेशानी होती है, कम घर्षण। और अपने यहाँ पे अगर अपन देखें, अपने यहाँ पे जैसलमेर वगैरह जाएं, तो वहाँ दोरों के अंदर अपन चलेंगे तो क्या होगा? बहुत मुश्किल होता है। मिट्टी बहुत ज़्यादा, मिट्टी के अंदर चलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ घर्षण बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ दिक्कत होती है। तो घर्षण कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। जो बर्फ के पहाड़ों पे लोग चढ़ते हैं, उनके बूट के अंदर बड़े बड़े कीले लगी होती है, वो घर्षण को बढ़ाने के लिए होती है। और यहाँ पर रेगिस्तान का जहाज अपना जो बड़ा फेमस है, जिसे हम ऊंट कहते हैं, उसका जो शोल होता है उसका पैर का, वो फ्लैट होता है। वो इसीलिए होता है वो आराम से चल सके। अपना पाँव तो सीधा मिट्टी के अंदर जाएगा, निकलता है वो जूते में आती तो मिट्टी घुस जाएगी, थोड़ी देर के बाद चलना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये दिक्कतें होती है। तो घर्षण को थोड़ा कम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कम करोगे तो दिक्कत होगी। क्रिकेट प्लेयर्स बिल्कुल फ्रिक्शन कम कर स्पाइक्स यूज़ करते हैं। ओम प्रकाश, क्रिकेट के जो शूज़ होते हैं उसमें स्पाइक्स लगे होते हैं, वो ज़रूरी होते हैं ताकि वहाँ फ्रिक्शन बढ़ाया जा सके, स्लिप नहीं हो दौड़ते टाइम। किस स्पीड से दौड़ते हैं जब भी खेलते हैं वो लोग, चाहे रन ले रहे हैं, चाहे फील्डिंग कर रहे हैं, तो स्पाइक्स इसीलिए होते हैं ताकि घर्षण बढ़ सके, घर्षण बढ़ाया जा सके। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्पाइक्स थोड़ी लगे, छोटे छोटे होते हैं। आप लोग क्रिकेट खेलते हो, आप लोगों को पता है, छोटे छोटे स्पाइक्स होते हैं। बहुत ज़्यादा घर्षण बढ़ा दोगे तो वो दौड़ ही नहीं पाएगा, बहुत कम कर दोगे स्लिप हो जाएगा। तो मामला मैनेज करना पड़ता है। अपन खाना खाते हैं तो ऐसे थोड़ी है कि खूब सारा खा जाओ एक दिन में, ऊँट थोड़ी है कि अब आज 10 दिन का पानी एक साथ पी लिया। अपन एक लिमिट में खा सकते हैं। तो वो क्या है, ज़रूरी भी है। बहुत ज़्यादा होगा तो नुकसान करेगा और बहुत कम होगा तो ताकत नहीं देगा। तो ये चीज़ें हैं, वही घर्षण के साथ है। अब इसको कम कैसे किया जाए? हाउ टू रिड्यूस, कम करने के उपाय। पहला उपाय, सबसे पहले अपन यूज कर सकते हैं तेल या ग्रीस के उपयोग द्वारा या पाउडर के उपयोग द्वारा दूसरा है सतहों को पॉलिश करके, और तीसरा है, पहला तेल या ग्रीस के उपयोग द्वारा,
दूसरा सतहों को पॉलिश करके, तीसरा है बॉल बियरिंग का उपयोग करके, बॉल बियरिंग का उपयोग करके। बॉल बियरिंग ऐसे होती है, दो बॉलें होती है और बीच में ऐसे यू रिंग होती है यहाँ ऐसे, जैसे वो स्केटिंग वाले शूज होते हैं ना, उनके अंदर ऐसे व्हील्स घूमते हैं आराम से। साइकिल का भी पहिए होते हैं, उसमें भी ऐसे बैरिंग, अपन मारवाड़ी में इसको बैरिंग बोलते हैं, बैरिंग बॉल बैरिंग। तो उसके अंदर ये होता है प्ले आ जाता है, बिल्कुल सही है, चाल आ जाती है उसमें। तो ये इस टाइप का होता है। तो तेल या ग्रीस का उपयोग करके, पाउडर का उपयोग करके, कैरम बोर्ड खेलते हैं पाउडर उपयोग करते हैं, घर्षण कम करने के लिए तो करते हैं। बाकी तेल और ग्रीस अपन देते हैं, साइकिल में देते हैं, बाइक में देते हैं, ताकि चू 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 की आवाज़ें नहीं आए, तो घर्षण को कम करने के लिए। ज़्यादा घर्षण होगा, चू चू की आवाज़ आएगी, थोड़ी देर में वो पूरे रॉड वगैरह सब घिस जाएगी, खराब हो जाएगा। फिर एंड टीयर तो होता ही है, आप ज़्यादा अगर ध्यान नहीं रखोगे। सतहों को पॉलिश कर दे, चिकनी सतह होगी वहाँ पर फ्रिक्शन कम होगा, घर्षण कम होगा। बड़े अच्छे होटलें वगैरह में जाते हैं ना, वहाँ सतह एकदम चिकनी होती है, मस्त एकदम चलने में आराम होता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। बॉल बेरिंग का उपयोग करके, बॉल बेरिंग से भी आप ऐसा ही कर सकते हो। आप अगर बेरिंग लगा रखा है आपने, तो बॉल लगी रखी है, तो सीधा आराम से कम फ्रिक्शन होता है। ये व्हील के जो धुरियाँ होती है उसके अंदर इसका यूज़ होता है। तो ये है, तो इंग्लिश में देखो, हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन बाय यूजिंग ऑयल एंड ग्रीस एंड पाउडर, बाय पॉलिशिंग द सर्फेसेस, बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स। तो इससे अपन घर्षण को कम कर सकते हैं, घर्षण को कम किया जा सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखना, थ्योरेटिकल सवाल खूब आते हैं। चैप्टर जब भी पढ़ोगे तो आपको थ्योरी भी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, डीपली सवाल पूछे जाते हैं और बहुत स्पष्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला टॉपिक है अपना घर्षण कोण। घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इंग्लिश में इसको बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसका कंसेप्ट है ये पूरा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण कोण पूरा कंसेप्ट पे चलता है। कैसे? मान लेते हैं अपने पास ऐसे कोई पिंड है, ये पिंड है, इसका द्रव्यमान m है, इसका भार नीचे की तरफ काम करेगा mg, तो प्रतिक्रिया बल इसकी ऊपर की तरफ काम करेगी। इसका घर्षण बल, आपने अगर आरोपित बल इस दिशा में लगाया है, ये F अप्लाइड इधर लगाया है, तो इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन FF जो लगेगा वो इधर लगेगा। लगता तो यहाँ है, संपर्क कर रहा हूँ, हमने यहाँ ऊपर बताया है। अब FF का और R का जो परिणामी लगेगा वो कहाँ होगा, वो समझिए। इसका जो रिजल्ट आएगा FF का और R का, ये दोनों लंबवत है ना आपस में, इसका रिजल्ट यहाँ कहीं आएगा। ये F परिणामी होगा, रिजल्टेंट होगा। तो इस परिणामी और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच का जो कोण है, इस कोण को ही हम घर्षण कोण कहते हैं। अब आप सब जानते हो FF जो होता है वो तो हो जाएगा म्यू एस इंटू आर, सिंपल। ये FF म्यू एस इंटू आर। अब ये FF है तो यहाँ पर भी ये भी तो FF ही हो गया एक तरह से, ये और ये तो सेम ही है। यहाँ ले क्या फर्क पड़ता है, तो ये तो म्यू एस इंटू आर हो ही गया। यहाँ ले गया, और ये आर खुद ये है, ये यहाँ पे ये खुद आर है। तो इससे हम इस कोण की गणना कर सकते हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, बहुत सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। थ्योरेटिकल में लैंग्वेज पे कंट्रोल होना चाहिए इसमें, कि घर्षण कोण क्या है, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण क्या है। तो अभिलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल के परिणामी तथा अभिलंब प्रतिक्रिया के मध्य का कोण घर्षण कोण कहलाता है। ये इसका कंसेप्ट है। मैं लिख देता हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा। घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल के परिणामी का प्रतिक्रिया के साथ कोण
घर्षण कोण कहलाता है। अगर इसे निकालना है तो इस त्रिभुज को ले लीजिए आप। tan लैम्डा बराबर क्या होगा, देखो tan लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा आधार। लंब क्या है, ये देखो म्यू एस इंटू आर हो गया, म्यू एस इंटू आर अपॉन आधार, ये आर हो गया, आर से आर कट गया, लैम्डा इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स म्यू एस। ये एयरफोर्स, नेवी, एनडीए सब में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। घर्षण कोण का मान क्या होगा, म्यू एस दे रखा था, सीधा निकालना था, घर्षण कोण दे के म्यू एस निकालना था। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। इंग्लिश मीडियम के लिए देखो, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन विद नॉर्मल रिएक्शन। वापस बोल रहा हूं, देखो एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ, ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन विद नॉर्मल रिएक्शन। रिजल्टेंट का नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल है उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। tan लैम्डा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, म्यू एस इंटू आर अपॉन आर, tan इनवर्स म्यू एस हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन। इस तरह से हम घर्षण कोण ज्ञात कर सकते हैं। वी कैन फाइंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन इन दिस वे। इस तरह से घर्षण कोण हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बनता है घर्षण कोण। तो थ्योरेटिकली और दोनों न्यूमेरिकली, दोनों तरीके से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अब जैसे क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, मैं करवाता हूँ ये क्वेश्चन है, यदि घर्षण कोण का मान 60 डिग्री हो तो घर्षण गुणांक क्या होगा, क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 60 डिग्री व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बहुत सिंपल, म्यू एस इज इक्वल टू tan लैम्डा, तो tan 60। अब ये इतना इजी क्वेश्चन आता है, देखो आप tan 60 √3 हो गया 1.732। इस तरह से हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड कर सकते हैं, घर्षण कोण ज्ञात कर सकते हैं। ये था एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, घर्षण कोण के बारे में। इससे रिलेटेड ही एक टॉपिक है विराम कोण। विराम कोण जिसको हम इंग्लिश में एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहें, विराम कोण कहें, एक ही बात है। वो क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक है अपना विराम कोण। इंग्लिश में इसको बोले तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिपोज। विराम कोण या एंगल ऑफ रिपोज। विराम कोण क्या है, देखिए अगर अपन किसी नत तल पर किसी वस्तु को रखें और वह वस्तु धीरे धीरे स्लिप होनी चालू कर दे नत तल से, तो वह कोण जब वो वस्तु ठीक स्लिप होना चालू करे उसको हम बोलेंगे विराम कोण। द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ अ इंक्लाइंड प्लेन ऑन विच एन ऑब्जेक्ट केप्ट जस्ट बिगिन टू स्लाइड। ये देखिए ये वस्तु है, ये वस्तु ठीक फिसलना प्रारंभ करे, किसी नत तल का वह कोण जिसके लिए उस पर रखी वस्तु ठीक फिसलना प्रारंभ करे, तो इसको हम विराम कोण, उस कोण को विराम कोण बोलते हैं। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन फॉर विच एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन जस्ट बिगिन टू स्लाइड। वह कोण, किसी नत तल का वह कोण जब उस पर रखी वस्तु ठीक फिसलना प्रारंभ करे, जस्ट बिगिन टू स्लाइड, ठीक फिसलना प्रारंभ करे, उसी को हम विराम कोण कहते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। ये m द्रव्यमान की वस्तु है, तो क्या है, नत तल का वह कोण जिसके लिए तल पर रखी वस्तु ठीक फिसलना प्रारंभ करे, जस्ट बिगिन टू
स्लाइड ठीक फिसलना प्रारंभ करे उसको हम कहेंगे विराम कोण। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको हम विराम कोण कहेंगे। एंगल ऑफ रिपोज, इसको हम एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। वापस देखो, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर विच एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन जस्ट बिगिन टू स्लाइड, जिस पर रखी हुई वस्तु ठीक फिसलना प्रारंभ कर दे, फिसलना चालू हो जाए, उसी को हम विराम कोण कहते हैं। अब इस विराम कोण का मान, एंगल ऑफ रिपोज का वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैल्यू निकालने के लिए हम कुछ कंसेप्ट लेते हैं। देखो, इसका भार कहाँ काम करेगा? नीचे, mg नीचे काम करेगा। इसका प्रतिक्रिया कहाँ काम करेगा? r ऊपर की तरफ काम करेगा। तो इसके दो घटक होंगे, एक अगर ये कोण थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये वाला घटक हो जाएगा mg cos थीटा, ये वाला घटक हो जाएगा mg sin थीटा। तो इधर एक घर्षण बल काम करेगा Ff। अब आप देखो, ये और ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे। बैलेंस करोगे तो क्या होगा? देखो, mg sin थीटा इज इक्वल टू, ये Ff के बराबर हो जाएगा घर्षण बल के, क्योंकि वस्तु नीचे आएगी ना तो घर्षण बल विपरीत दिशा में लगेगा। और mg cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा? r के बराबर हो जाएगा। घर्षण बल आप सब जानते हो, Ff जो होता है वो म्यू r होता है, सब लोग जानते हो। तो इसको आप म्यू r लिख सकते हो। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। दोनों समीकरणों का भाग लगा दो, 1/2, तो mg कट गया, tan थीटा बराबर r कट गया, ये म्यू एस है और ये म्यू एस आ गया आपके थीटा tan इनवर्स म्यू एस। तो ये तो वही आया जो लैम्बडा था, लैम्बडा भी तो tan इनवर्स म्यू एस ही था। इसका मतलब क्या है? थीटा बराबर लैम्बडा। इसका मतलब घर्षण कोण तथा विराम कोण समान होते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पे क्या किया? देखो, वेट इधर काम करता है mg, एक कंपोनेंट ले लिया mg cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट ले लिया mg sin थीटा। इसका रिएक्शन ऊपर की तरफ काम किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ काम किया, बैलेंस किया दोनों को, इसको इससे बैलेंस कर दिया, इसको इससे बैलेंस कर दिया। दो इक्वेशन थी उनको हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके हमने tan थीटा निकाल दिया। tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस आ गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस आ गया, इससे थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा हो गया। घर्षण कोण तथा विराम कोण समान होते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोथ आर सेम। इससे ये वेरीफाई हो गया, इससे ये प्रूफ हो गया कि दोनों के दोनों समान होते हैं। एक बार वापस दोनों कंसेप्ट एक साथ देखिए आप, बहुत मजेदार है। देखो, ये हमने यहाँ पर हमने आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन करवाया था, घर्षण कोण कराया था। घर्षण कोण में ये लैम्बडा था, यहाँ पे इस जगह, इस जगह, ठीक है। इस लैम्बडा के अपन ने क्या निकाला था कि भाई इसका और इसका जो रिजल्ट आ जाए, इसका और इसका दोनों का ये जो रिजल्ट आ जाए, ये एफ आर, इसका आर के साथ जो एंगल होगा उसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण, इसको बोलेंगे। इसका वैल्यू क्या आया था? लैम्बडा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, बस सीधा सीधा। और इसमें इसके अंदर क्या है? इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है कि अगर कोई नत तल है, उसके ऊपर वस्तु रखी है और वो उस तल के कोण के लिए ठीक फिसलना प्रारंभ कर दे, तो हम इसको बोलेंगे विराम कोण, इसको हम एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे। तो आपने जो वस्तु रखी है वो ठीक फिसलना प्रारंभ कब करेगी? जब इसके कंसेप्ट वाइज देखें तो वेट, अगर mg वेट यूं आ रहा है तो mg cos थीटा mg sin थीटा दो आ जाएंगे। mg cos थीटा r के बराबर हो जाएगा, mg sin थीटा ff के बराबर हो जाएगा। दोनों को इक्वल करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस आएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस आएगा। तो इस तरह से दोनों की वैल्यू सेम आई, वो भी tan इनवर्स म्यू एस, ये भी tan इनवर्स म्यू एस। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसे नहीं पूछता है कि आप है ना विराम कोण ज्ञात करो, नहीं ऐसे नहीं पूछते। ऐसे पूछते हैं कि कोई 5 किलो का द्रव्यमान है, आपने उसको नत तल पे रखा है, किस कोण, अगर घर्षण गुणांक ये है तो किस कोण के लिए वो फिसलना प्रारंभ कर देगा, बस सीधा सीधा। तो वहां पर आपको थीटा tan इनवर्स म्यू एस लगा देना। या ऐसे बोल देंगे रखी हुई वस्तु ठीक फिसलना प्रारंभ करती है तो बताओ घर्षण कोण कितना है, तो घर्षण कोण विराम कोण कितना है, तो थीटा इज tan इनवर्स म्यू एस। ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे 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 क्वेश्चन आते हैं।
बहुत मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विराम कोण के क्वेश्चन और घर्षण कोण के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। उम्मीद करूँगा आज की क्लास में आपने फ्रिक्शन को अच्छे से पढ़ा होगा। ये घर्षण के बारे में मैंने आपको बेसिक्स बताए थे। क्वेश्चन करेंगे घर्षण के ऊपर और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप लगातार हमारे चैनल पे, हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन से जुड़े रहें और इसके अंदर लगातार आप इसको हाँ बिल्कुल, ओके शिवराज, ओके, गुड गुड गुड, ठीक है शिवराज। ओम प्रकाश, ओके ओके, मज़ा आया आपको, एंजॉय किया आपने क्लास को। तो ये घर्षण के बारे में था। इस क्लास जब ये अपलोड हो जाए इस क्लास को, तो आप बार बार देखोगे तो ये चीज़ें आपके जहन में एकदम फिट हो जाएगी। क्लास हम उसी हिसाब से लेते हैं कि आप अगर 3-4 बार उस क्लास को अगर वीडियो देख लो तो आपको परमानेंट सेट हो जाएगा। और इसी तरह से हम आगे के टॉपिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे। अभी इनके ऊपर क्वेश्चन लेंगे कल की क्लास में। ओके ओके शिवराज, ओके मुकेश, ओके ओम प्रकाश, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, ग्रेटफुल टू यू। ओके ओम प्रकाश, ओके। तो दिस इज अबाउट फ्रिक्शन। ये आज घर्षण के बारे में हमने पढ़ा। आप हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन से जुड़े रहें, अपने दोस्तों को कहें और लगातार अपनी तैयारी को पॉलिश करते रहें। हमारा जुनून एक ही है, आपकी सफलता, और उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। मान लिया।